चलो ध्यान देना। हाँ, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस की बात हो रही है। अब अभी तक जो हमने टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा उसमें भी ये कंडीशंस हमने रेफर की थी। गुड्स वाले केस में हमने देखा, रिमूवल वाले केस में, कि जब गुड्स रिमूव होते हैं ऑन और बिफोर दैट इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। फिर हमने देखा जहाँ पे गुड्स की अवेलेबिलिटी की बात होती है, जो गुड्स मूवेबल नहीं है, तो वहाँ पे वो क्राइटेरिया था। जैसे सर्विसेज वाले में हमने देखा कि सर्विस प्रोवाइड करने के बाद अगले 30 डेज में या 45 डेज में आप इनवॉइस इशू कर सकते हो। तो जो इनवॉइसिंग की बात वहाँ पे हो रही थी उसमें बीच में एक सेक्शन का रेफरेंस आ रहा था, सेक्शन नंबर 31। तो वही 31 सेक्शन अपने यहाँ पे भी अभी रिलेट करने वाले हैं। क्लियर? स्टार्टिंग में आप देखोगे इंट्रोडक्शन में तो कुछ ज़्यादा टेक्निकल बातें की नहीं है, चीज़ें रिपीट हो रही है, और मेन जो पॉइंट स्टार्ट होगा वो तो सेक्शन से स्टार्ट होगा। फर्स्ट पेज पे 113 पे जो काम का पॉइंट है वो डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप उसके लास्ट वाले पोर्शन में देखना। जो HSN डिजिट वाला पॉइंट बोला है ना, वो कुछ नया है जो आपको समझना है, तो पहले वो देख लो। HSN का मतलब होता है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, दैट इज द फुल फॉर्म ऑफ HSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, ये बोला जाता है। लिख के रखना है वहाँ तो लिख के रख सकते हो, फुल फॉर्म है और लिखा हुआ है टेबल में। तो HSN कोड बोला जाता है। अब पॉइंट ये है कि जो टेरिफ, GST का टेरिफ है, जिसमें गुड्स को, सर्विसेज को एनलिस्ट किया हुआ है, तो हर एक गुड्स को, हर एक सर्विस को एक कोड नंबर दिया हुआ है ताकि उसको रिलेट किया जा सके नंबर के थ्रू, और उसी कोड नंबर को हम बोलते हैं HSN कोड। ये हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनता है, ताकि पूरे वर्ल्ड में जब हम गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें तो मेजॉरिटी गुड्स का कोडिंग सिमिलर हो बिटवीन टू कंट्रीज और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो हार्मोनाइज सिस्टम बोला जाता है कि पूरे वर्ल्ड में हार्मनी मेंटेन होती है जब हम कोडिंग सिस्टम यूज करते हैं, कंफ्यूजन को मिनिमाइज करना। फिर ऐसा नहीं कि नहीं हम तो पूरे वर्ल्ड से कुछ अलग करेंगे, भाई उससे कंफ्यूजन होगा, आप ही को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा काम क्यों करना है। तो HSN कोड जो है वो, उसके कुछ डिजिट्स होते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपका पूरे साल का टर्नओवर कितना है उस पर डिपेंड करता है कि HSN कोड आपको इनवॉइस में मेंशन करना है कि नहीं करना है, वो कंडीशन। दो क्राइटेरिया है यहाँ पे। अगर आपका पूरे साल का या प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, पिछले साल का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीज है, तो आपको इनवॉइस में 4 डिजिट्स मेंशन करने होंगे HSN कोड के, ठीक है। और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है तो 6 डिजिट्स मेंशन करने पड़ेंगे HSN कोड के, वैसा होता है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसमें भी बाइफरकेशन किया है। देखो, अप टू 5 करोड़ जिनका टर्नओवर है उनके लिए क्या बोला है, अगर आप B2B सप्लाई कर रहे हो, B2B का मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो गया, तो मैंडेटरी जो इनवॉइस बनेगा उसमें 4 डिजिट्स मेंशन करने ही पड़ेंगे। क्लियर? लेकिन अगर आप B2C सप्लाई कर रहे हो तो ऑप्शनल है, आप बिल में मेंशन ना करो तो चलेगा। अब ये चीज कभी आप ऑब्जर्व करना, कोई प्रोडक्ट परचेस करने जाओ, जो इनवॉइस आपको मिलता है GST वाला, उसके कॉलम्स देख लेना, कहीं वो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ एक HSN कोड का कॉलम आपको दिखेगा, तो उसमें से पता चल जाएगा कि किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है। तो इनवॉइस में आप देखना, आपको पता चल जाएगा। तो 4 डिजिट्स मोस्टली मेंशन किए होते हैं। हाँ, अगर किसी का टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है तो फिर वो B2B सप्लाई करे या B2C सप्लाई करे, उसको 6 डिजिट मेंशन करने ही पड़ेंगे। ये मैंडेटरी कंप्लायंस है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलो। अब कुछ सब सेक्शन तो अपन पढ़ भी चुके हैं, तो बेनिफिट मिल जाएगा आपको, फिर रिपीट नहीं करना पड़ेगा। जो पहला सबसेक्शन है 31 का सबसेक्शन 1, ये हमने ऑलरेडी टाइम ऑफ सप्लाई में पढ़ लिया। जो रिमूवल और मेकिंग ऑफ अवेलेबिलिटी वाला पॉइंट था वो सेम है, वो कवर हो चुका है, आप साइड पे लिख के रख सकते हो कि ये टाइम ऑफ सप्लाई में कवर हो गया, अलॉन्ग विथ सेक्शन 12 सबसेक्शन 2 नॉर्मल चार्ज। अंदर की थियरी पढ़ भी लोगे तो आपको याद आ जाएगी, सेम पॉइंट। वहां पे मैंने आपको रेफरेंस दिया ही था इसका। 31 सबसेक्शन 2 जो है दैट इज फॉर सर्विसेज। ये अपना 13 सबसेक्शन 2 जो हमने पढ़ा उसके साथ रिलेटेड, वही 30 डेज 45 डेज वाली कंडीशन देख लो। नीचे रूल नंबर 47 का रेफरेंस भी मैंने आपको दिया था, वो भी लिखा हुआ। तो ये तो पूरा पढ़ चुके हैं। हाँ, अगर इंक्लूड किया है तो फिर आएगा बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग NBFC। अच्छा, मैंने इंश्योरेंस बोल दिया था वहाँ पे, वो भी है नहीं, नीचे वाले पॉइंट में मेंशन किया है, इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग NBFC और अ टेलीकॉम ऑपरेटर और एनी अदर क्लास ऑफ सप्लायर एज मे बी नोटिफाइड मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई सर्विसेज। तो इनके लिए भी हो सकता है, और कंडीशन डिफरेंट है, उसमें पूरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। may issue the invoice before or at the time such supplier records the same in his books of accounts or before the expiry of the quarter during which the supply was made। ये टर्म को हाईलाइट कर लो, इस पॉइंट को काम आएगा। नॉर्मल कंडीशन 30 डेज वाली थी फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में जो कंडीशन है उसमें इंश्योरर है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, NBFCs है, इनके लिए 45 डेज है। तो ये दो कंडीशन अपन ऑलरेडी वहां पढ़ चुके हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो कुछ अलग जा रहा है, उसमें बोला कि इंश्योरर, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, NBFCs
टेलीकॉम ऑपरेटर नया ऐड हो गया। और भी अदर क्लास ऑफ सप्लायर्स को नोटिफाई किया जा सकता है काउंसिल के रिकमेंडेशन पे, और उनको इनवॉइस इशू करने के लिए ये वाली डेडलाइन एप्लीकेबल हो सकती है। दिस इज पॉसिबल, ऐसा बोला है, वो नोटिफिकेशन से ही पता चलेगा। इसमें डेडलाइन क्या दे रखी है, बिफोर और एट द टाइम सच सप्लायर रिकॉर्ड्स द सेम इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स और बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द क्वार्टर ड्यूरिंग विच द सप्लाई वाज मेड। जिस क्वार्टर में उसने सप्लाईज की है, क्वार्टर का मतलब अप्रैल मई जून, दैट इज फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, तो जिस क्वार्टर में सप्लाई की है उस क्वार्टर के एंड होने से पहले भी वो इनवॉइस इशू कर दे तो चलेगा। तो अगर अप्रैल में सप्लाई किया तो 30 जून तक का टाइम अवेलेबल है, जुलाई होगा सितंबर क्वार्टर, 30 सितंबर तक का टाइम अवेलेबल है। तो वैसा स्पेसिफिक इनको प्रिविलेज मिल सकता है, बट वो नोटिफिकेशन पे डिपेंड करेगा। तो अभी तक अपने लिए जो नॉर्मल टाइम लिमिट है वो 30 और 45 डेज ही है, ये ध्यान रख के चलना है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 31 सबसेक्शन 3, ये नया पॉइंट है, ये अपन ने वहां पे डिस्कस नहीं किया था, समझ लेते हैं। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड 2, जो कुछ सबसेक्शन 1 एंड 2 में बोला है उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉटविथस्टैंडिंग का मतलब ये ओवरराइड करेगा, ये बोल रहा है मैं सुपीरियर हूँ, वो दोनों जूनियर है, कहीं कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो जो मैं बोलूंगा वो माना जाएगा। इसका मतलब हो गया नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग व्हिच इज कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2। A registered person may, within 1 month from the date of issuance of certificate of registration, and in such manner as may be prescribed, issue a revised invoice against the invoice already issued during the period beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate। अगर मैं आपको याद कराऊं तो ये पॉइंट अपन ने पढ़ा हुआ है। मैंने आपको बोला था कि जब जीएसटी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो उसके लिए एक एग्जांपल अपने वापस से कोट कर लेते हैं। 25 अगस्त को आपने आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो क्रॉस होगी। हमने देखा था कितने दिन के अंदर आपको अप्लाई करना है फॉर रजिस्ट्रेशन, याद है? कुछ टाइम लिमिट 30 डेज बोला था। 30 डेज के अंदर आपने सपोज 31 अगस्त को एप्लीकेशन कर दिया, अब अप्लाई करोगे तो 2-4 दिन में रजिस्ट्रेशन नंबर आ ही जाएगा। रजिस्ट्रेशन आ गया फिर सितंबर को, अब रजिस्टर्ड कब से माने जाओगे? 25, यही बात हुई थी ना, विद इन 30 डेज अगर आपने अप्लाई कर दिया तो रजिस्टर्ड तो यहीं से माने जाओगे। फिर हमने देखा था कि ये जो ड्यूरेशन है इसमें जो इन्वॉइसेस इशू हुए होंगे उनका क्या करना पड़ेगा, जीएसटी वाले फ्रेश इशू करके देने पड़ेंगे इनवॉइस। ये वही पॉइंट यहाँ पे वापस से लिखा हुआ है। तो बोला है जो नए इनवॉइस इशू करके देने हैं आपको इस डेट के बाद, तो वो कितने दिन में करना पड़ेगा? 1 मंथ के अंदर अंदर। तो ये 5 सितंबर को सर्टिफिकेट आ गया ना, तो यहाँ से अगले 1 महीने के अंदर आपको ये सारे इनवॉइसेस को वापस से रिवाइज करके इशू करना पड़ेगा। ये कंप्लायंस के लिए डेडलाइन दे दिया, इतना बोला हुआ। तो ये कंडीशन तो हमने देखी थी, सिर्फ 1 मंथ वाला पॉइंट यहाँ पे नया ऐड है, बाकी सब सेम। नेक्स्ट देख लो। A registered person may not issue a tax invoice if the value of goods or service or both supplied is less than 200 rupees, subject to such conditions in such manner as may be prescribed। इन शॉर्ट यहाँ पे ऐसा बोला है कि छोटे मोटे अमाउंट का सामान बेच रहे उसके लिए टैक्स इनवॉइस, जीएसटी इनवॉइस नहीं बना के दोगे तो चलेगा, अलाउ किया जा सकता है। तो अगर टैक्स इनवॉइस नहीं देंगे तो कुछ तो बिल तो देना पड़ेगा, कोई डॉक्यूमेंट तो देना पड़ेगा कि इतने का सामान बेचा है। तो अगर टैक्स इनवॉइस नहीं है तो जो दूसरा नाम है उसको बोलते हैं बिल ऑफ सप्लाई। ये डिफरेंस ध्यान रखना, एक बिल ऑफ सप्लाई होता है, एक टैक्स इनवॉइस होता है। तो जो जीएसटी वाला बिल होता है ना उसको टैक्स इनवॉइस बोलते हैं, जो विदाउट जीएसटी वाला बिल होता है उसको बिल ऑफ सप्लाई बोलते हैं। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स के नाम में फर्क है। और ये चीज वो सी पॉइंट में मेंशन कर रखी है। सी पॉइंट में सेक्शन 10 वाले एसएससी अपने कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम, कॉम्पोजिशन लेवी स्कीम में हम आउटपुट टैक्स कलेक्ट करते हैं क्या कस्टमर से? नहीं। तो उसमें जो डॉक्यूमेंट बना के देंगे उसको क्या बोलेंगे? बिल ऑफ सप्लाई। तो टैक्स इनवॉइस नहीं बोल सकते, जिसमें जीएसटी लग ही नहीं रहा, जिसके बेस पे सामने वाले को आईटीसी नहीं मिल रहा, तो वहाँ पे आप टैक्स इनवॉइस कैसे बोल सकते? वो कंडीशन है। तो बिल ऑफ सप्लाई आएगा। उसमें भी सेम बोला है, प्रोवाइडेड दैट वाले में 200 रुपए से कम अमाउंट होगा, बिल ऑफ सप्लाई भी इशू नहीं करेंगे तो भी चलेगा, बिल दो ही मत, दैट इज ओके। छोटे मोटे अमाउंट में उन्होंने अलाउ कर दिया। डी पॉइंट में बोला है कि अगर मैं आपसे कुछ एडवांस पैसे रिसीव कर रहा हूँ तो उसके लिए आप मुझसे कुछ राइटिंग में डॉक्यूमेंट मांगोगे या नहीं, प्रूफ कि भाई सर हमने पैसे दिए हैं, तो दैट इज अ रिसीट वाउचर। तो रिसीट वाउचर या एडवांस के अगेंस्ट में एक रिसीट इशू कर दूंगा जो एक्नॉलेजमेंट होगा कि हाँ भाई मैंने आपसे पैसे एक्सेप्ट किए हुए और इन फ्यूचर में इसके बदले आपको कुछ ना कुछ सप्लाई देने वाला हूँ, तो वो कंडीशन हो सकती है। फिर ई पॉइंट देख लो। अब डी में आप खाली वो रिसीट वाउचर और एडवांस वो वर्ड को अंडरलाइन कर लेना तो रिलेट हो जाएगा। ई पॉइंट में आगे की स्टोरी कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें अगर मैंने आपसे एडवांस पैसे लिए, एडवांस के बदले रिसीट वाउचर इशू करके दे दिया, फिर फ्यूचर में सप्लाई किया ही नहीं, अब क्या होगा? आप पैसे वापस मांगोगे। मैंने बोला ठीक है पैसे वापस ले लो। अब मैंने पैसे वापस कर दिए आपको, इसका भी तो प्रूफ होना चाहिए।
कल को आके फिर आप वो रिसीट वाउचर दिखाओगे, बोले वो एडवांस दिया था, बोले वापस भी तो कर दिया था, बोले कब किया, हमको तो याद नहीं, बोला आपको थोड़ी याद रहेगा, मैंने वापस किया तो मुझे याद रहेगा, तो इसका भी डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए ना। अब मैं आपको एक रिफंड वाउचर भी बना के दूंगा, ये पैसे मैंने आपको रिफंड कर दिए अगेंस्ट दैट रिसीट वाउचर, और अब वो कैंसिल हो चुका है, तो ये करना पड़ेगा ताकि प्रूफ है कि पैसे लिए थे, सप्लाई नहीं किया, पैसे रिफंड कर दिए, तो रिसीट वाउचर के सामने रिफंड वाउचर, ठीक, ये डॉक्यूमेंटेशन हो रहा है। नेक्स्ट एफ पॉइंट में 9 सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 की बात हो रही है। यहाँ पे वो लोग कवर होते हैं जो रिवर्स चार्ज में आते हैं, है ना, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला टॉपिक है। तो बोला रजिस्टर्ड पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड 4 shall issue an invoice in respect of the goods and services or both received by him from the supplier who is not registered। मतलब रिवर्स चार्ज में ना जो बायर है वो खुद ही टैक्स इनवॉइस बनाएगा, थोड़ा अजीब है लेकिन ऐसा ही है, सामान भी आप ही खरीद रहे हो, इनवॉइस भी आप ही बना रहे हो, समझ आ रहा है, पैसे भी आप ही दे रहे हो, सारा बर्डन आपके ऊपर है, क्योंकि जो सेलर है वो तो अनरजिस्टर्ड है, वो जीएसटी भरने नहीं वाला, वो टैक्स इनवॉइस बना नहीं सकता, बट आप जब डिपार्टमेंट को जीएसटी पे करने जाओगे तो इनवॉइस तो चाहिए, वो इनवॉइस आपको खुद ही जनरेट करना पड़ेगा, तो रिवर्स सिचुएशन है, थोड़ा अनयूजुअल है लेकिन ऐसे ही। और लास्ट पॉइंट में बोला है कि ये जो जीएसटी सबमिट करने जाएगा डिपार्टमेंट को, वो सप्लायर को एक पेमेंट वाउचर इशू करके देगा कि भाई मैंने जीएसटी भर दिया, ताकि सप्लायर के पास भी प्रूफ रहे कि भाई मैंने जिसको सामान बेचा वो रिवर्स चार्ज में है, उसने गवर्नमेंट को जीएसटी दे दिया और बाकी का पेमेंट मुझे देगा, तो पेमेंट वाउचर भी आप ही को इशू करना है। तो यहाँ बर्डन जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बायर के ऊपर जाता है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है, जो सप्लायर है वो रजिस्टर्ड नहीं, इस वजह से ये बोल, ठीक है। तो सब सेक्शन 3 यहाँ पे कंप्लीट है। 4 वाला अपन पढ़ चुके हैं, अभी कल जो टॉपिक था उसमें डिस्कस कर ही लिया। नेक्स्ट पेज पे आप देखो, एक सबसेक्शन 7 भी अपन ने पढ़ लिया, वो भी कंप्लीट है। बीच में जो बचा है सबसेक्शन 5, वो नया पॉइंट है, वो देख लो। यहाँ पे बात हो रही है कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की, ध्यान देना। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में तो हमने सबसेक्शन 4 में बात कर ली, वो मैंने आपको बोला डेट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड एवरीथिंग। सर्विसेज वाले केस में क्या हो रहा है, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज की भी एक डेफिनेशन है जो आगे सेक्शन 2 में कवर होती है, जो अपना डेफिनेशन का टेबल था उसमें ये बोला हुआ है कि कोई भी सर्विसेज आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अवेल कर रहे हो एंड दैट इज फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स और मोर, और उसके लिए सामने वाला आपसे जो पैसे चार्ज कर रहा है वो रेगुलर इंटरवल पे चार्ज कर रहा है, जैसे मंथली बिलिंग सिस्टम हो सकता है, तो ऐसी सर्विसेज को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ये आपके घर पे वाईफाई कनेक्शन है तो भी इसमें काउंट हो सकता है, डीटीएच टीवी का कनेक्शन है वो भी काउंट हो सकता है, आपका पोस्टपेड मोबाइल बिल है 3 महीने से वो आ रहा है, हर महीने बिल आता है, 3 महीने से आप कंटिन्यूस यूज कर रहे हो, नाउ दैट इज अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, तो वो डेफिनेशन में कवर हो गया वैसा। तो 3 मंथ्स वाला क्राइटेरिया इसमें मेंशन किया है, देखो डेफिनेशन दे ही रखी है, वो ध्यान रखना। अब ऐसे केस में कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केस में इनवॉइसिंग कैसे होगी, कब तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए, डेडलाइन क्या होगी, तो उसमें 3 पॉसिबिलिटीज है। फर्स्ट क्लॉज नंबर ए देख लो, where the due date of payment is ascertainable from the contract, invoice shall be issued on or before the due date। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट या जो भी सर्विसेज अवेल करने के लिए फॉर्म वॉर्म भरा है उसमें क्लियर है कि पेमेंट की ये ड्यू डेट होगी, हर महीने इस तारीख को पैसा देना है, तो बस वही डेट है, उससे पहले या उस दिन तक इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए। ऑब्वियस है ड्यू डेट के बाद तो इशू होगा नहीं, उसके पहले ही करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन रख दी। दूसरा बोल रहे अगर कॉन्ट्रैक्ट से ड्यू डेट ऑफ पेमेंट असर्टेनेबल नहीं है तो फिर बोला द इनवॉइस शैल बी इशूड बिफोर और एट द टाइम व्हेन द सप्लायर ऑफ सर्विस रिसीव्स द पेमेंट। तो जब पेमेंट सामने वाला करने आएगा तभी उसको इमीडिएट इनवॉइस बना के देना पड़ेगा, पहले से बना के रखना पड़ेगा, ये कंडीशन होगी। और तीसरे पॉइंट में बोला है अगर पेमेंट किसी इवेंट के कंप्लीट होने से लिंक्ड है, अपने नहीं बोलते आप काम खत्म करो और पैसे लेके जाओ, जिस दिन काम पूरा होगा हाथों हाथ पैसे ले लेना, तो फिर वो इवेंट के कंप्लीशन की जो डेट होगी दैट विल बी द रेलेवेंट डेट टू इशू द इनवॉइस, क्योंकि उसी डेट पे फिर आपको पेमेंट मिल जाएगा। तो 3 पॉसिबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट फिक्स है तो वो ड्यू डेट, फिक्स नहीं है तो एक्चुअल पेमेंट की डेट, और अगर ये भी नहीं हो रहा इवेंट कंप्लीशन की डेट है तो फिर जिस दिन इवेंट एक्चुअली में कंप्लीट होगा। 3 कंडीशंस रहेंगी। चलो सबसेक्शन 5 यहाँ पे कंप्लीट। 6th वाले में क्या बोला, 6th वाले में कंडीशन ये है कि जो कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच में हुआ था वो आपने पूरा नहीं किया, इन बिटवीन आधी सर्विसेज प्रोवाइड करके काम बंद कर दिया और अब आगे का काम करने वाले नहीं, तो यहाँ तक का इनवॉइस अभी बना के दे दो और इसका पेमेंट ले लो। तो इनवॉइस आपको तभी जनरेट करके देना पड़ेगा जब आपने सर्विसेज प्रोवाइड करना बंद कर दिया, टर्मिनेट कर दिया इन बिटवीन, ये कंडीशन। ठीक, तो ये सबसेक्शन 6 यहाँ पे कंप्लीट। 7 वाला अपन देख चुके हैं। लास्ट पॉइंट है इसका दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइसिंग या ई इनवॉइसिंग। अब ये आजकल
मैंडेटरी हो गया है बहुत सारे पोर्टल्स। जीएसटी के पोर्टल पे जाके भी आप इनवॉइस जनरेट कर सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस जो है वो प्रेजेंट करना कुछ एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है। ज़्यादा डिटेल में गए नहीं है तो मैं भी फिर उसमें नहीं जा रहा हूँ, बेसिक आपको बता रहा हूँ। इवन अब तो डिपार्टमेंट ने या जीएसटी अथॉरिटीज ने ये भी फैसिलिटी दे दी, आप इनवॉइस जो देते हो अपने बायर्स को, वो इनवॉइस डायरेक्टली आप जीएसटी पोर्टल से भी जनरेट कर सकते हो। मतलब दो अलग सॉफ्टवेयर नहीं मेंटेन करने के, इनवॉइस टैली में बन रहा है या कोई और ऐप में बन रहा है और फिर जीएसटी पोर्टल अलग है। लेकिन नहीं तो फिर क्या होता है, सारे इनवॉइसेस आपको जीएसटी पोर्टल पे बाद में मैन्युअली अपलोड करने पड़ते हैं। अब अगर जीएसटी पोर्टल से इनवॉइस जनरेट हो रहा है तो डेटा तो डायरेक्टली बैकएंड में उसके पास स्टोर हो ही रहा है, तो रिटर्न फाइलिंग का काम और सिंपल होता जा रहा है। तो टाइम के साथ साथ डिपार्टमेंट ने भी ये चीज़ों को अपग्रेड किया, तो इसको ई इनवॉइसिंग बोला जा रहा है। कुछ एंटिटीज के लिए मैंडेटरी है, कुछ के लिए ऑप्शनल है। अभी इतनी कंडीशन ध्यान रखते हैं। इसके साथ ये टैक्स इनवॉइस वाला टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट है।